Good morning students. Today we discuss about वायुमंडल का जो विषय वस्तु है जिसके बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्लास 11th के लिए ये चैप्टर है। इस चैप्टर में आज हम लोग बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे कि वायुमंडल है क्या, वायुमंडल किस प्रकार इसका विस्तार है या कब से ये शुरू हुआ। तो सबसे पहली चीज़ आती है वायुमंडल किसे कहेंगे। वायु के चारों, पृथ्वी के चारों ओर जो एक आवरण है, पृथ्वी के चारों तरफ जो एक आवरण है उसे ही वायुमंडल कहा जाता है। यानी ये एक पृथ्वी के चारों ओर एक गैसीय आवरण वायुमंडल कहलाएगा। ये जैसे हमारी ये अर्थ है, अर्थ के चारों तरफ ये जो एक गैसीय आवरण है, इस आवरण को वायुमंडल के नाम से जाना जाता है। और वायुमंडल का जो विस्तार देखा जाए 16 किलोमीटर से शुरू होके, यानी यहाँ स्टार्टिंग से लेके जो इसका अंतिम विस्तार बताया गया वो बताया गया 16,000 से 32,000 किलोमीटर तक, यानी बहुत आगे। तो वायुमंडल को भी हम मुख्य रूप से दो पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, एक तो घना वायुमंडल और आगे विरल वायुमंडल। यानी आगे जैसे जैसे हम बाहर की तरफ जाते हैं वायु कैसी होती जाएगी, धीरे धीरे विरल होती जाएगी। अब ये जो वायुमंडल बना है वो किससे बना है, विभिन्न गैसों, धूल कणों और जल वाष्प से मिलकर बना है। तो आज फिर इसके अलावा जो वायुमंडल है उसको भी हम विभिन्न परतों में डिवाइड करते हैं, क्षोभ मंडल, क्षोभ सीमा, संताप मंडल, ओजोन मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो इन सब सीमाओं को पढ़ें। इससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि जो इसकी संगठन है, इसकी जो संरचना बनी हुई है वो किन किन से है। और इन संरचनाओं में अगर हम देखें तो सबसे पहली चीज ये आती है कि संगठन में देखा जाए तो विभिन्न गैसों के संयोग से बना है। तो ये गैसें कौन कौन सी है, नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% बताई गई है, CO2 0.03% है, फिर इसके अलावा आर्गन 0.93% है, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन, नियोन, जियोन आदि गैसें तथा जल वाष्प और धूल कण, ये इससे मिलकर ये बना हुआ है पूरा का पूरा वायुमंडल। तो वायुमंडल की संरचना इन सभी तत्वों के सहयोग से हुई है। साथ ही अगर हम देखें तो अभी इसमें एक एक गैस की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं नाइट्रोजन गैस। नाइट्रोजन गैस की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन गैस कैसी है, एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय गैस है और भारी गैस है, हैवी है। तो नाइट्रोजन गैस निष्क्रिय और भारी गैस होने के कारण क्या होगी, ये अर्थ पृथ्वी के निकटवर्ती क्षेत्रों में इसकी अधिकता रहेगी नाइट्रोजन की अधिकता यहाँ रहती है। साथ ही अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का जो इंपॉर्टेंस रोल वो क्या है, नाइट्रोजन ये जो चने और मटर के पौधों के बीच में जो हम फसल बोते हैं, चने और मटर की फसल बोई जाती है, तो इनकी जड़ों में एक बैक्टीरिया पाया जाता है जिसका नाम है राइबोजियम बैक्टीरिया। ये राइबोजियम बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देता है। और नाइट्रोजन को जैसे ही नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है तो क्या होता है, भूमि उपजाऊ हो जाती है। इसीलिए किसान क्या करते हैं, कुछ समय समय पर, थोड़े समय के अंतराल के बाद में ये मटर और दालें वाली फसल बोते हैं, ताकि क्या हो कि वो जमीन उपजाऊ होती रहे। ये बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट कर देता है और फसल के लिए सहयोगी होता है। नाइट्रोजन के साथ जैसे ही ऑक्साइड मिलता है तो नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड बन जाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड पूरी अर्थ के लिए हार्मफुल है। हार्मफुल क्यों है, क्योंकि जैसे ही नाइट्रिक ऑक्साइड के रूप में कन्वर्ट होगी फिर क्या होगा, एसिड रेन शुरू हो जाएगी, अम्ल वर्षा शुरू हो जाती है। अम्ल वर्षा फसलों के लिए, मनुष्य के लिए और वनस्पति सभी के लिए घातक होती है, क्योंकि वो विनाशकारी वर्षा होती है। ये तो हुआ नाइट्रोजन की महत्वपूर्ण भूमिका। नाइट्रोजन को अगर हम देखें तो बहुत डिटेल में पढ़ा जा सकता है, लेकिन हम यहाँ वही चीजें पढ़ेंगे जो हमारे सिलेबस में है, साथ ही 11th के स्तर के अनुसार है, क्लास 11th के स्तर के अनुसार। फिर नेक्स्ट जो दूसरी गैस आती है वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यानी O2, इसे प्राणदायिनी गैस भी कहा जाता है। प्राणदायिनी गैस यानी ये मानव के जीवन के लिए जरूरी है। यहाँ अगर हम देखें तो इन गैसों का चक्र भी चलता है। जैसे नाइट्रोजन चक्र को अगर हम देखें तो क्या होता है, बादलों से तड़ित जंजा होती है, फिर ये इस तरीके से एक पूरा का पूरा सर्कल चलता है। और ऑक्सीजन का भी चक्र अगर हम देखें तो ऑक्सीजन का चक्र क्या है, प्राणियों के द्वारा जितने भी होते हैं वो सब क्या करते हैं, प्राणी श्वसन क्रिया में इसका इस्तेमाल करते हैं और छोड़ते क्या है, श्वसन में O2 लेते हैं और रिलीज क्या करते हैं, CO2। तो ये, और फिर यहां अगर हम कहें प्लांट्स यानी ये पौधे जो होंगे वो क्या करेंगे,
अपने भोजन निर्माण की प्रक्रिया में CO2 लेंगे और रिलीज क्या करेंगे, O2। तो इस तरह से CO2 और O2 के बीच में क्या होता है, चक्र चलता रहता है। और ये चीजें आप लोगों ने छोटी वाली कक्षाओं में पढ़ी होगी। और साथ ही अगर हम देखें कि इसीलिए कहा जाता है मैक्सिमम हमें क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए। प्रदूषण को कम करना है, CO2 की जो मात्रा बढ़ रही है उसको कंट्रोल करना, तो हमें क्या करना होगा, प्लांटेशन करना होगा, पौधे लगाने होंगे, पेड़ लगाने होंगे। फिर इसके बाद में O2 के बाद में महत्वपूर्ण गैस के बाद नेक्स्ट आती है CO2। CO2 क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पौधे CO2 से, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से जो होती है उससे क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। CO2 लेंगे और उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। और जो प्रकीर्णन की प्रक्रिया, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के दौरान CO2 का इस्तेमाल करते हैं और फिर इस समय ऑक्सीजन ये रिलीज करते हैं। और फिर बात आती है कि CO2 की मात्रा धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है। CO2 की मात्रा बढ़ना, जो ये इसका लेवल दिया गया है 0.03, यानी यहाँ 0.03 है। अगर ये मात्रा बढ़ती जाएगी तो इसका नुकसान क्या होगा, इसका नुकसान सबसे बड़ा ग्लोबल वार्मिंग के रूप में देखने को मिलता है। अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसको हम संक्षिप्त में समझ लें। ग्लोबल वार्मिंग से अभिप्राय यह है कि वायुमंडल में जैसे जैसे CO2 का मात्रा बढ़ती जाएगी, CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण क्या स्थिति हो रही है कि जो ग्लेशियर हैं, जो हिमनद है, वो धीरे धीरे पिघलते जा रहे हैं। हिमनद और ग्लेशियर धीरे धीरे पिघलेंगे तो क्या होगा, सी लेवल अप होगा और समुद्र स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा तो जो समुद्र के किनारे देश हैं वो क्या होंगे, इसमें डूब जाएंगे। और साथ ही तापमान बढ़ता जा रहा है। CO2 की मात्रा बढ़ने के कारण सबसे बड़ी चीज क्या हो रही है, टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तापमान बढ़ने के कारण बर्फ पिघल रही है। बर्फ पिघलने के कारण जो छोटे, जो निकटवर्ती देश है, उन देशों के डूबने की संभावना है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग में जो मेन रोल है वो CO2 का है। CO2 की मात्रा नहीं बढ़नी चाहिए। अब CO2 की मात्रा को कंट्रोल कौन करेगा, तो जनसंख्या बढ़ रही है तो श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन ज़्यादा यूज की जा रही है और CO2 ज़्यादा रिलीज हो रही है। तो ऐसी स्थिति में इंक्रीज पॉपुलेशन जो हो रही है उसको हम क्या करें, पॉपुलेशन, बढ़ती हुई पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। और साथ ही CO2 का इस्तेमाल करने वाले पौधे, पेड़ पौधों की संख्या हम मैक्सिमम करें, ताकि क्या हो कि ये जो बैलेंस है वायुमंडल के अंदर, गैसों का बैलेंस बना रहे और पृथ्वी सही सुचारू रूप से संचालित होती रहे। उसके बाद में आती है ओजोन गैस। ओजोन गैस की अगर हम बात करें तो ओजोन गैस ये मुख्य रूप से ओजोन मंडल में पाई जाती है और इसका मेन रोल क्या होता है, सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी अल्ट्रा वॉइस जो रेज होती है, पराबैंगनी किरणें जिन्हें हम कहते हैं, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के लिए घातक होती है, हानिकारक होती है। उन पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम कौन करता है, ओजोन गैस के द्वारा कार्य किया जाता है। अभी हम देखें तो ओजोन गैस में क्या हो रहा है, ये जो रेफ्रिजरेटर है और AC के द्वारा जो गैस रिलीज होती है उससे क्या हो रहा है, ओजोन परत में छेद हो रहे हैं और छेद होने के कारण अल्ट्रा यूवी रेज डायरेक्ट पृथ्वी पे आ रही है और जहां वो टच होती है वो स्किन कैंसर, ग्लेशियर को पिघलाने में बहुत सारे इसके हार्मफुल इम्पैक्ट देखने को आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं कि ओजोन गैस का भी बैलेंस बना रहे, इसके लिए जो रेफ्रिजरेटर है और AC इसका इस्तेमाल कम किया जाए। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आता है जल वाष्प। इसके अलावा हीलियम, हाइड्रोजन, ये सब गैसें भी हैं। सबसे हल्की गैस कौन सी आती है, सबसे हल्की गैस हीलियम होती है, जो गुब्बारों में भरी जाती है। जिसमें अगर गुब्बारों में ये हीलियम गैस भरी होती है, उन गुब्बारों को हम छोड़ेंगे तो क्या होगा, वायुमंडल में ऊपर की तरफ चले जाते हैं। इसके बाद में नेक्स्ट है जल वाष्प। जल वाष्प की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में हमेशा नमी बनी रहती है और ये नमी कितनी रहती है, 4% के करीबन बनी रहती है। इस वायुमंडल नमी की अगर बात की जाए तो कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक आर्द्रता या नमी कहाँ रहती है, तो सर्वाधिक आर्द्रता भूमध्य रेखा के पास रहेगी। भूमध्य रेखा के पास होने के कारण इसीलिए वहाँ प्रतिदिन क्या होता है, सबसे गर्मी भी बहुत रहती है और साथ ही क्या होती है, डेली बारिश होती है। तो यहाँ नमी की अधिकता रहती है। और सबसे कम नमी कहाँ रहेगी, ध्रुवों पर, दोनों ध्रुवों की तरफ जो नमी होगी, नमी की मात्रा वहां कम देखने को मिलेगी। सबसे लास्ट है जो धूलकण। धूलकण की अगर हम बात करें, धूलकण को एरोसोल भी कहा जाता है। धूलकण एरोसोल कहलाते हैं और वायुमंडल में धूलकण विद्यमान रहते हैं। ये नाभिक का काम करते हैं। नाभिक यानी सेंट्रल पॉइंट के रूप में जो जलवाष्प होते हैं वो बूंदे क्या होती है, इन नाभिक के कणों पे जम जाती है और विभिन्न स्वरूपों के रूप में धारण करती है। जैसे ओस की नन्ही नन्ही बूंदों पे
जब सुबह के समय में घास की पत्तियों पर पानी नन्ही नन्ही बूंदों में चेंज हो जाए वो ओस कहलाता है। ये सब क्रियाएं वायुमंडल के अंतर्गत होती है। वायुमंडल के अंतर्गत अगर हम कहें धूल कणों के मुख्य योगदान क्या होता है, गोधूली बेला के समय आकाश के अंदर रंग बिरंगी जो दिखाई देती है वो सब धूल कणों के कारण ही दिखाई देती है। प्रभात के समय लालिमा दिखाई देती है, संध्या के समय सूर्यास्त के समय में जो लालिमा दिखाई देती है वो सब लालिमा दिखने के पीछे धूलकण तत्व जिम्मेदार है, यानी धूल कणों के कारण ये सब चीजें होती है। साथ ही जब बादलों की जो क्रियाएं होती है जिसके विभिन्न स्वरूप बनते हैं, चाहे ओस कहें चाहे कोहरा कहें या फिर हम कहें बादलों का निर्माण, ये सब इनमें नाभिक का काम कौन करता है, धूलकण काम करता है। अगले वाली क्लास में हम लोग ये विभिन्न परतों के बारे में पढ़ेंगे, वायुमंडल की परतें कौन कौन सी है। थैंक यू।